नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रवि गिरी पूर्वांचल से प्लेटफॉर्म में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जिस टॉपिक को लेकर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ उसका नाम है बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। और इस टॉपिक को लेकर अक्सर बहुत सारे कन्फ्यूजन्स रहते हैं विद्यार्थियों के माइंड में, और काफ़ी विद्यार्थियों का कहना था कि सर आप एक वीडियो बनाएं जो बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स पे हो, जो कि काफ़ी जगहों पर ऐसे इन्फॉर्मेशंस हैं जो समझ में नहीं आते। सो यह टॉपिक है जो आपके हार्डली रिक्वेस्ट पे भी है, और ये वीडियो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे पार्टिकल फिजिक्स यानी कण भौतिकी का चैप्टर चल रहा है वहाँ के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके पीछे मैंने आपको इसके ठीक पहले के वीडियोस में आप लोगों को पार्टिकल फिजिक्स में बहुत सारी बातें कर लिया है। जैसा यहाँ पर हमने सर्न एक्सपेरिमेंट की बात की थी, जिसको हाई पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, एनर्जी एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। साथ साथ वहाँ पर हम लोगों ने ईश्वर कण के बारे में बात किया था, गॉड पार्टिकल के बारे में। वहाँ पर आप लोगों ने बहुत सारे एक्सेलरेटर और डिटेक्टर देखे थे, जिनमें एलाइज, एटलस, CMS, LSC भी, इन सब के बारे में हमने बात कर लिया। उन्हीं से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है जिसको हम कहते हैं बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। सो आइए दोस्त, मैं पूर्वांचल IAS के तत्वधान में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, और आप सबसे मैं निवेदन करूंगा कि अगर आप पूर्वांचल IAS से जुड़ना चाहते हैं, जैसे आप पूर्वांचल IAS यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, उसी तरह से आप पूर्वांचल IAS के ऐप को भी अपने मोबाइल फ़ोन पर ले लें। ये ऐप आपको बहुत सारी ऐसी कक्षाएं हैं जहां पर अगर आप कोई क्लास लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन कक्षा वहां पे ले सकते हैं, और साथ ही साथ वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो हम आपको लाइव भी देंगे। तो वहाँ पर भी आप इस ऐप के थ्रू अगर जुड़े रहेंगे तो उन सारी कक्षाओं को आप वहाँ लाइव कर सकते हैं। सो अगर पूर्वांचल से जुड़े कोई भी हेल्प चाहिए आपको तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या वो फेस टू फेस कक्षा हो। फेस टू फेस कक्षा हम आपको गोरखपुर में देते हैं, और बहुत ही इकोनॉमिकल रेट पर दिल्ली की सारी फैसिलिटीज़ दिल्ली के अध्यापकों द्वारा आपको कक्षाएं देते हैं। पिछले 3 सालों से कक्षाएं वहाँ लगातार चल रही हैं। सारे टेस्ट पेपर, सारे मॉड्यूल, सारे करेस्पॉन्डेंस कोर्सेज, जितनी भी होती सारी चीज़ें आपको वहाँ पुस्तक के फॉर्म में दी जाती हैं। ये हमारा फुल GS कोर्स है जो मैं आपको शुरुआत में बता दूँ, जिसके लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आप इन कोर्सेज़ को लेना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, जहाँ पर ये कोर्सेज़ आपको दिख सकते हैं। पूरा ही आपको UPSC का कोर्स है जो अवेलेबल है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश PCS के अलावा MP PSC, CG PSC, ये सारे कोर्सेज हैं जो स्टेट PCS के लिए भी हैं, जो आपको संपूर्ण प्रीलिम्स का मेंस के हिसाब से आपको दे दिए जाएंगे। इंग्लिश कंपलसरी पेपर है, जहां पर हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को काफ़ी दिक्कत होती है इंग्लिश क्वालिफाई करने में, तो वो भी पेपर है। इसके अलावा NCERT के पूरे जो बुक्स हैं, जो बेसिक्स किताबें जो आपको पढ़नी ज़रूरी होती हैं, उसके लिए भी हमारे यहाँ पूरी क्लासेस हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल कोर्सेज भी हैं जो हम आपको देते हैं। अगर आप पूर्वांचल IAS के ऐप को डाउनलोड करते हैं तो ये सारी क्लासेस आप मोबाइल फ़ोन पे ले सकते हैं, जहाँ पर डिफरेंट तरह के मॉड्यूल्स हैं। साइंस टेक एनवायरनमेंट, पॉलिटी, गवर्नेंस, ज्योग्राफी, डिजास्टर मैनेजमेंट, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, एथिक्स, सोशल इशू, सोशल जस्टिस और इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस। ये एक सेपरेट मॉड्यूल है। लेकिन तो अगर आप GS का पार्ट लेना चाहते हैं तो ये सारे के सारे मॉड्यूल्स आपको GS में क्लब मिलते हैं। तो सारे ऑप्शन हैं आपके पास, आपको जिस तरह की भी हेल्प चाहिए होगी आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। पहले तो अगर हम बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पर 2 वैज्ञानिकों का नाम लगा हुआ है। एक जो हमारे भारत के हैं प्रोफेसर सत्येंद्रनाथ बोस, और दूसरा जिनका नाम है अल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन इन दोनों ने मिलकर जनरली जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, जिसके बारे में हमने पीछे चर्चा की थी, उनके स्टैटिस्टिकल बिहेवियर के बारे में बताया है। स्टैटिक्स का मतलब होता है एक तरह से आंकड़े, या एक तरह से कैलकुलेशंस, मेजरमेंट जो हम करते हैं, वहाँ पर स्टैटिक्स शब्द का प्रयोग होता है। फंडामेंटल पार्टिकल्स मैंने आपको पीछे के वीडियो में बोला था, जैसे बोसॉन थे, क्वार्क्स थे, लेप्टॉन्स थे, म्यूऑन्स थे, न्यूट्रिनोज थे। ये सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, स्पेशली कुछ विशेष तरह के, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे, इनके बिहेवियर के बारे में, इनके व्यवहार के बारे में बताने वाले जो वैज्ञानिक थे वो सत्येंद्रनाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टाइन ही थे। इन्हीं दोनों के नाम पर जो बिहेवियर या जो आंकड़े, जो कैलकुलेशंस हुए हैं, उन्हीं को बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स का नाम दिया गया। अब बात होती है जो भी कण बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के गुणों को फॉलो करता है। अब बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स का गुण क्या है उस बारे में हम बात करेंगे। उन कणों को, उन पार्टिकल्स को हम बोसॉन के नाम से जानते हैं। तो बोसॉन पार्टिकल्स वो हैं जो बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स को फॉलो करते हैं।
ओके, और बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स वो है जहां पर जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, जिनके बारे में हमने पीछे की वीडियो में बात किया था, जिनके नाम मैं फिर बोल रहा हूँ, क्वार्क्स, लेप्टॉन, म्यूऑन्स, इन सबके बारे में, इन सबके कहीं ना कहीं उनके स्टैटिस्टिकल बिहेवियर के बारे में बताने की कोशिश करता है। पर स्पेशली बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स में बोसॉन्स और फोटॉन्स के बारे में पता चलता है। ओके, तो बोसॉन्स और फोटॉन्स के बारे में चर्चा की जाती है। तो आइए दोस्त, प्रारंभ करते हैं इनके बारे में, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पर एक आउटलाइन देख सकते हैं, इस आउटलाइन को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। स्टैटिस्टिक्स, मैंने पहले ही बोला कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है आंकड़े, या कहीं ना कहीं इनके कैलकुलेशंस की बात होती है। सो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को समझने के लिए पहले बता दूं, स्टैटिस्टिक्स दो तरह के होते हैं स्टैटिस्टिक्स। एक जिसको हम कहते हैं क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स, जो क्लासिकल फिजिक्स के लिए है, और दूसरा क्वांटम स्टैटिस्टिक्स है, जिसका उपयोग हम क्वांटम फिजिक्स में करते हैं। क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स, धीरे धीरे आप देखिएगा बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स पे हम पहुंच जाएंगे। क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स उन आंकड़ों के लिए होता है, उन कणों के लिए होता है, पार्टिकल्स के लिए होता है जो ऑब्जर्वेबल होते हैं, जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ऑब्जर्व कर सकते हैं क्योंकि वो आसानी से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी एक दूसरे की तरह नहीं होते हैं, ये आइडेंटिकल नहीं होते। किंतु वहीं दूसरी तरफ क्वांटम स्टैटिक्स उनके लिए होता है जहां पर ऑब्जर्वेशन करना आसान नहीं होता है कणों को, पार्टिकल्स को, क्योंकि हम उनको अलग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये एक तरह से मिलते जुलते होते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए प्रोटॉन और प्रोटॉन है, एक ही तरह के आइडेंटिकल अगर पार्टिकल्स हैं, ओके, तो क्या इनको आप अलग कर पाएंगे? नहीं। तो ये क्योंकि आइडेंटिकल है, ये अलग नहीं है, डिस्टिंग्विशेबल नहीं है, इनको ऑब्जर्व करना आसान नहीं है, ऐसे केसेस में जिस स्टैटिक्स या आंकड़ों का उपयोग करते हैं उनको हम कहते हैं क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। लेकिन जहां पर हम इन चीज़ों को आसानी से मेजर कर लेते हैं, ओके, जैसे अभी आपको समझाऊं कि कोई पार्टिकल है ए, ओके, और कोई है बी, तो इन दोनों को तो आसानी से आप अलग कर सकते हैं, आसानी से आपको दिख रहा है, ऑब्जर्वेबल है। लेकिन अगर वहीं जैसे मैंने बोला ए और ए कोई पार्टिकल है, दो एक ही तरह के पार्टिकल हैं, तो इनको डिफ्रेंशिएट करना आसान नहीं है, तो यहां पर क्वांटम फिजिक्स की चर्चा होती है। ओके, और क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स जो फॉलो करता है, यहां पर मैक्स बोल्टमैन स्टैटिक्स जो है वो क्लासिकल स्टैटिक्स के अंदर ही आता है। तो मैक्स बोल्टमैन स्टैटिस्टिक्स क्लासिकल स्टैटिक्स के लिए ही अप्लाई होता है, किंतु हमें पहुंचना का है बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स पर, तो हमें क्लासिकल स्टैटिक्स की बात ही नहीं करनी है। यानी अगर मैं बोलूं कि बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के अंदर असल में क्वांटम फिजिक्स ही आता है, तो किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं है, क्वांटम फिजिक्स ही आता है। क्योंकि यहां पर अगर हम क्वांटम स्टैटिक्स की बात करें तो ये दो तरह के होते हैं, क्वांटम स्टैटिक्स दो तरह के होते हैं। क्या दो तरह के होते हैं? एक तो अगर हम बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स की बात करें और दूसरा फर्मी डायरेक स्टैटिक्स की बात करें, तो ये दोनों के दोनों जो हैं वो क्वांटम स्टैटिक्स के दो प्रकार हो गए। बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स जिसकी हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंदर अभी मैंने आपको बोला बोसॉन्स और फोटॉन्स जैसे पार्टिकल्स आते हैं, ये ओबे करते हैं, फॉलो करते हैं बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को। ओके, एक दूसरा स्टैटिस्टिक्स है वो भी क्वांटम स्टैटिक्स में आता है, जिसको होते हैं फर्मी डायरेक स्टैटिस्टिक्स। फर्मी डायरेक स्टैटिक्स जिनको फॉलो करते हैं वो फर्मियॉन्स होते हैं, बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स जो फॉलो करते हैं वो बोसॉन्स होते हैं। अब जैसे मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सारे के सारे जो हैं, ठीक है, ये फर्मी डायरेक स्टैटिस्टिक्स में आते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉन्स की स्पिनिंग समझते हैं, अगर आपने थोड़ी बहुत केमिस्ट्री पढ़ी होगी, सेल, सब सेल, इस तरह की बातें की होंगी, कक्षा, उपकक्षा, जिसको कोश उपकोश बोलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हाफ स्पिन में होते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। फर्मी डायरेक में आपको ऐसे ही इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, यानी हाफ स्पिनिंग फॉर्म में, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, जिसको हम कहते हैं हाफ स्पिन। ओके, हाफ स्पिन के फॉर्म में कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात और बता दूं, ये जबकि बोस आइंस्टाइन में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका स्पिन जो होगा, जो भी पार्टिकल होंगे वो जो होगा, उनका स्पिन जो होगा वो जीरो होगा, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर स्पिन जो होता है वो जीरो होता है, यहां पर स्पिन जो होता है वो हाफ होता है। एक बात और है, थोड़ी सी, एक केमिस्ट्री में एक टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं जिसको कहते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ओके, फर्मी डायरेक स्टैटिस्टिक्स को प्रूफ करता है। और बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ डिजेनरेसी को फॉलो करता है। बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ डिजेनरेसी को फॉलो करता है, लेकिन फर्मी डायरेक स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। ओके, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? किसी एक एनर्जी लेवल में, किसी एक ऊर्जा स्तर में,
सिर्फ एक ही ऊर्जा के कण हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि एक एनर्जी स्टेट के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। एक एनर्जी स्टेट के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी स्टेट में नहीं रह सकता। यह कहता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एक एनर्जी स्तर के अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ठीक है। किंतु यह बोलता है कि एक एनर्जी स्टेट के अंदर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रह सकता है। कौन? बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। सो एकदम अपोजिट है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? यह कहता है कि एक एनर्जी स्टेट के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ओके, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी स्टेट में नहीं रह सकते। और यह कहता है, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, एक एनर्जी स्टेट के अंदर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो ये किसको फॉलो करते हैं? बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। और इसी को, क्योंकि एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसी को कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिजनरेसी। लेकिन यहां पर एक ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो यह है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में हम लोगों ने यह भी पढ़ा था, अगर आपको थोड़ा बहुत 11, 12 या 10th में भी ये चीज़ है, साइंस के विषय में रहा है कि किसी सबसेल में रहने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, उनको चारों क्वांटम नंबर जो होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं। फिलहाल हमें उससे कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं वो हम बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। तो अगर हम बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करने की कोशिश करें तो कैसे डिफाइन करेंगे? बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, देखिए सिंपल बता रहा हूं, ये एक तरह के क्वांटम स्टैटिक्स हैं। सिर्फ इतने वाले पार्ट को ले लीजिए, देखिएगा, सिर्फ इतने पार्ट को आप ले लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। बस इसी डायमेंशन को आपको पकड़ना है। ये क्वांटम स्टैटिक्स हैं। बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स में जो भी पार्टिकल्स आते हैं, जिनके बारे में चर्चा होती है, वो ऑब्जर्वेबल नहीं है, ओके, क्योंकि वो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि वो पार्टिकल्स हैं, काफी हद तक एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। क्वांटम फिजिक्स जो है, ओके, क्वांटम फिजिक्स जो है वो क्वांटम स्टैटिक्स के अंदर ही आता है, और इसी क्वांटम फिजिक्स का एक रूप देखने को मिलता है बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स में। बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के जो भी कैरेक्टर्स हैं वो क्या है? इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, या बोसॉन टाइप के जो भी पार्टिकल्स हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये ऑब्जर्वेबल नहीं है, इन्हें आसानी से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये काफी हद तक मिलते जुलते हैं एक दूसरे से। और यही जो पार्टिकल्स होते हैं बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स में, जिनको हम बोसॉन्स के नाम से जानते हैं, इसके अतिरिक्त फोटॉन भी इसी के अंदर आता है। ये कॉन्सेप्ट ऑफ डिजनरेसी को फॉलो करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डिजनरेसी का मतलब होता है कि यहां पर एक एनर्जी स्टेट के अंदर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ये कॉन्सेप्ट है आपको बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स में, जो आपको ध्यान रखना होगा। और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं जिनसे पूरा ब्रह्मांड बना है। तो अगर हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स की बात करें तो इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं, जरा समझिएगा। एक मैटर पार्टिकल, एक मैटर पार्टिकल में, और दूसरा फोर्स पार्टिकल में। फोर्स पार्टिकल जो इन मैटर पार्टिकल्स को बांधने के लिए या जोड़ने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब हम लोगों ने पीछे प्रोटॉन की चर्चा की थी, तो मैंने बोला था जो प्रोटॉन होते हैं वो दो अप क्वार्क के बने होते हैं और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है। ओके, प्रोटॉन किससे मिलकर बना होता है? दो अप क्वार्क से। ये देखिए क्वार्क्स दिख रहा होगा आपको, दो अप क्वार्क से और एक डाउन क्वार्क से मिलकर प्रोटॉन बनता है। ओके, और प्लस इधर देखिएगा, प्लस ये देखिए, ये एक अप क्वार्क है, ये एक अप क्वार्क है, एक डाउन क्वार्क है, और इनके बीच में इनको जोड़ने वाले एक फोर्स पार्टिकल्स होते हैं, जिसको हम लोगों ने नाम दिया था बोसॉन। कुछ याद आ रहा है? जिसको हम लोगों ने गार्ड पार्टिकल का नाम दिया था। जो लोग यहां इस वीडियो को सुन रहे हैं वो इसको समझ जाएं कि प्रोटॉन में क्या होता है, दो अप क्वार्क होते हैं, ये अप क्वार्क है, एक और अप क्वार्क है, एक डाउन क्वार्क है, और इनके बीच में जो फोर्स पार्टिकल होता है वो क्या होता है दोस्त? बोसॉन होता है। तो एक प्रोटॉन जो मिला वो प्रोटॉन किससे मिलकर बना? क्वार्क से मिलकर बना। यानी इस प्रोटॉन के अंदर आपको मैटर पार्टिकल दिख रहा है, और प्लस बोसॉन जो जोड़ने का काम कर रहा है इन मैटर पार्टिकल को, जिसको हम बोलते हैं फोर्स पार्टिकल। अब बात समझ में आ गई? और अगर प्रोटॉन बना, ऐसे ही आपको क्या मिलेगा? जैसे प्रोटॉन बना इसी तरीके से आपको इलेक्ट्रॉन भी बनेगा, इसी तरीके से आपको न्यूट्रॉन भी मिलकर बनेगा। और इसी मैटर पार्टिकल्स और फोर्स पार्टिकल, जिसको हम एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं, इन्हीं के मिलने से पूरा ब्रह्मांड बनता है। अब आप देखिए, अगर प्रोटॉन बन गया, इलेक्ट्रॉन बन गया, न्यूट्रॉन बन गया, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन से क्या बन जाता है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन बन गया यानी पूरा पहला एलिमेंट आ गया केमिस्ट्री का। इसी तरह और भी प्रोटॉन, और भी इलेक्ट्रॉन, और भी न्यूट्रॉन आपस से मिलते रहेंगे, हीलियम बन जाएगा।
और मिलेंगे लिथियम बन जाएगा। आप समझ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हुए, 3 इलेक्ट्रॉन हुए, 4 इलेक्ट्रॉन हुए, एटॉमिक नंबर हुआ, और इसी तरह करते करते सारे एलिमेंट्स बन जाएंगे। एलिमेंट्स बन जाएंगे, उसके बाद गैसें बन जाएंगी, गैसें बन जाएंगी, उसके बाद यौगिक बन जाएंगे, यौगिक बन जाएंगे, यौगिक से बहुत तरह के कंपाउंड्स धीरे धीरे करके पूरा ब्रह्मांड। और इस तरीके से चलकर यही बात बताने की कोशिश की जा रही है कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स ही हैं, ओके, जो आपको समझना है। और बोसॉन्स आपको यहां दिख रहे हैं, बोसॉन्स आपको यहां दिख रहे हैं। बोसॉन्स आपको कितनी तरह के दिख रहे हैं आप खुद देख सकते हैं। बोसॉन्स 2 तरह के होते हैं। पहले इस चार्ट को समझ लेते हैं। एक जिसको हम कहते हैं वेक्टर बोसॉन, दूसरा जिसे हम कहते हैं स्केलर बोसॉन। जो वेक्टर बोसॉन होते हैं उसमें फोटॉन आते हैं, डब्ल्यू बोसॉन आते हैं, जेड बोसॉन आते हैं और ग्लूऑन आते हैं। और स्केलर बोसॉन में हिग्स बोसॉन आते हैं। ओके, अगर हम मैटर पार्टिकल्स की बात करें तो मैटर पार्टिकल्स में एक क्वार्क आता है, दूसरा लेप्टॉन्स आता है। धीरे धीरे देखिएगा, क्वार्क्स यूनिटरी होते हैं, एक तरह के होते हैं, इनमें कई तरह के नहीं होते हैं। जैसे अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, टॉप क्वार्क, बॉटम क्वार्क, स्ट्रेंच क्वार्क एंड चार्म क्वार्क। तो इस तरह से कुल आपके इतने तरह के 6 क्वार्क्स आपको मिल गए। वहीं अगर हम लेप्टॉन्स की बात करें तो लेप्टॉन्स फिर देखो 2 तरह के, एक चार्ज लेप्टॉन्स है और एक न्यूट्रल लेप्टॉन्स है। चार्ज लेप्टॉन जो है उनके नाम है इलेक्ट्रॉन्स, म्यूऑन्स, टाउस। इसका मतलब लेप्टॉन्स से क्या बनता है, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स किससे बने, एक तरह के लेप्टॉन्स। अगर हम पूछूं कि क्वार्क्स अप, डाउन, टॉप, बॉटम, स्ट्रेंच, चार्म पे लेप्टॉन्स कितनी तरह के चार्ज वाले, इलेक्ट्रॉन्स, म्यूऑन्स, टाउस। न्यूट्रल वाले लेप्टॉन्स में क्या आते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो एंड टाउ न्यूट्रिनोस। फोर्स पार्टिकल की बात करें, बोसॉन्स जिसको जोड़ने की बात कर रहे थे अभी हम, जिसको हमने अभी यहां प्रोटॉन के अंदर बात किया, एक वेक्टर बोसॉन होते हैं, स्केलर बोसॉन होते हैं। वेक्टर बोसॉन में फोटॉन, डब्ल्यू बोसॉन, जेड बोसॉन, ग्लूऑन आते हैं। स्केलर बोसॉन में हिग बोसॉन आते हैं। पता है, जेड बोसॉन और डब्ल्यू बोसॉन ये जो जोड़ने का काम करते हैं, ये वीक अट्रैक्शन करते हैं, ये कमजोर होते हैं, ठीक है, इनकी बॉन्डिंग। लेकिन जो ग्लूऑन होते हैं एकदम ग्लू की तरह होते हैं, इनकी जो बॉन्डिंग होती है बहुत ही स्ट्रांग होती है, इनकी बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रांग होती है। इसके बारे में, वीक और स्ट्रांग बॉन्डिंग्स के बारे में अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। पहले आप ये बताइए, ये ब्रह्मांड 2 चीजों से मिलकर बना है। ओवरऑल अगर मैं बोलूं ब्रह्मांड किससे मिलकर बना है तो एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ब्रह्मांड की हर चीज इन्हीं एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। एलिमेंट्री पार्टिकल्स में क्या क्या आते हैं, मैटर पार्टिकल्स आते हैं, और मैटर पार्टिकल्स को जोड़ने के लिए, उनको एक साथ रखने के लिए फोर्स पार्टिकल्स आते हैं। मैटर पार्टिकल्स में जैसे मैंने आपको भी बोला, एक एग्जांपल प्रोटॉन के थ्रू समझाने की कोशिश की, 2 अप क्वार्क, एक डाउन क्वार्क बोसान की तरह के फोर्स पार्टिकल से जुड़े होते हैं एंड फाइनली चलकर प्रोटॉन का निर्माण होता है। इसी तरह और भी ऑप्शंस बनते हैं। उम्मीद करता हूं आप चीजों को लेकर क्लियर हो चुके हैं। एक क्लू मैं अभी आपको दे रहा हूं जिसको मैं आगे जोड़ूंगा कि डब्ल्यू बोसॉन और जो जेड बोसॉन जो होते हैं ये वीक इंटरेक्शन करते हैं, लेकिन जो ग्लूऑन होता है वो स्ट्रांग इंटरेक्शन करता है। ठीक है, अब किस तरह का स्ट्रांग इंटरेक्शन, किस तरह का वीक बॉन्डिंग करने की काम करता है, यह मैं आपको आगे उदाहरण में बताऊंगा। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। अब हम जिस टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, तो वहां पे मैं आपको बता दूं कि हमने अभी जिस चीज के बारे में बात की, एक कंप्लीट एक फील्ड के बारे में बात करूं, ओके, एक क्षेत्र, एक फील्ड क्वांटा की बात करूं, तो जनरली कैसे बनता है, क्या बनता है, तो आप समझ चुके हैं कि मैटर पार्टिकल और फील्ड क्वांटा यानी फोर्स पार्टिकल जिसको बोलते हैं, इन्हीं दो से मिलकर इनके इंटरेक्शन के बाद पूरी फील्ड क्वांटा बनती है। फील्ड क्वांटा का मतलब पूरा जगत, पूरी दुनिया। ओके, एक एप्रोप्रिएट फील्ड क्वांटा का निर्माण होता है। ठीक है, अच्छा कुछ और बातें कर लेते हैं। फाइन, अगर हम ये बात बोले, ठीक है, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो मैटर होते हैं, अगर हम स्क्वीज करने की कोशिश करें, स्क्वीज करने का मतलब होता है उनको एक तरफ मिलाकर जोड़ने की कोशिश करें। ठीक है, तो यहां मैं आपको बताऊं जो फील्ड क्वांटा होता है यानी फोर्स पार्टिकल जो होता है, ठीक है ना, वो एक दूसरे, क्योंकि फोर्स है तो एक दूसरे को तरफ लेकर और चिपक सकता है। लेकिन जो मैटर पार्टिकल्स होते हैं वो मैटर पार्टिकल्स कभी भी स्क्वीज नहीं होते। ओके, जैसे मैं अगर बोलूं मैटर पार्टिकल में क्या है, तो मैटर पार्टिकल में अभी आप देख रहे थे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ओके, प्रोटॉन है, एक्सेट्रा है। ये सब के सब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, अभी हम लोगों ने पीछे क्या बात किया था, ये फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। इधर देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सारे के सारे किसको फॉलो करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब फर्मी डायरेक्ट को फॉलो करते हैं। इसीलिए इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन सबको हम फर्मियॉन्स के नाम से जानते हैं। जो फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करे, हाफ इंटीग्रल, अभी हाफ स्पिन
है ना, और इंटीग्रल मल्टीपल में है, तो वही कह रहा हूं ये क्या करेगा दोस्त, ये फर्मी डायरेक्ट प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, वो फर्मियंस कहलाएंगे। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक तरह के फर्मियंस हैं, ठीक है। अच्छा, और आगे बढ़िए, इधर देखिए, बोसॉन पार्टिकल्स को अगर हम लें, बोसॉन पार्टिकल्स को जो बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स को ओबे करते हैं, ठीक है, और उनको हम बहुत कम टेम्परेचर पर ले जाएं, बहुत ही कम टेम्परेचर पर, देखेंगे प्रॉपर्टी देखेगा, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, ऐसा देखा गया, इनमें सुपर कंडक्टिविटी, अति चालकता का गुण आ जाता है, इनमें अति तरलता का गुण आ जाता है, सुपर फ्लूइडिटी का आ जाता है, और इनमें एक गुण होता है जिसको बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, यानी कहने का मतलब है ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं, बोसॉन पार्टिकल्स कम टेम्परेचर पर कंडेंस हो जाते हैं। तो ये बोसॉन पार्टिकल्स हैं जिनके बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि इसके बेसिस पर हम लोग अभी कुछ चर्चा करने वाले हैं। अभी मैं आपको बोल रहा था इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, जरा सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करें, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, आप खुद जानते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ होते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ होते हैं, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन्स किससे मिलकर बनते हैं, हमने पीछे बात की थी, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लेप्टॉन से मिलकर बनते हैं, या ऐसे कह लीजिए इलेक्ट्रॉन एक तरह के क्या है, लेप्टॉन्स है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कभी भी कोलैप्स नहीं करता, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा न्यूक्लियस के चारों तरफ रहता है, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा न्यूक्लियस के चारों तरफ रहते हैं, किसी सेल्स में होते हैं, ठीक है, वो कभी भी कोलैप्स नहीं करते हैं, किसी कंडेंस क्लाउड की तरफ कोलैप्स नहीं करते हैं। बोसॉन पार्टिकल्स में आपने क्या देखा, उसमें कंडेंसेशन होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन टाइप के जो पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम फर्मियंस कह रहे हैं, वो उनमें कभी भी कंडेंसेशन नहीं होता है। यही मैं बता दूं, क्वार्क्स से चलकर, अभी मैंने आपको बोला था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण होता है, पीछे के वीडियोस में मैंने बोला हुआ है, और लेप्टॉन से चलकर इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता है, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में मिल गए तो क्या बनता है, एटम्स बनता है, और एटम से ही पूरी दुनिया बनती है, परमाणु, ये आपस में मिलते हैं, अणु बनते हैं, अणु के बाद यौगिक बनते हैं। जो भी फील्ड क्वांटा है, फील्ड क्वांटा, ओके, वो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को ही फॉलो करता है, जिनको हम जनरली बोसॉन्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। और मैंने इस बारे में आपको पहले ही बोल चुका है, हिग बोसॉन की वजह से ही, हिग बोसॉन की वजह से ही किसी भी पार्टिकल में, किसी भी कण में द्रव्यमान आता है, मास आता है। और ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा भी जा चुका है, हिग बोसॉन को इसीलिए हम लोग गार्ड पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं। यह प्रश्न 2015 के यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में पूछा था कि इनमें से हिग बोसॉन या गार्ड पार्टिकल्स क्या हैं। तो ऐसे फंडामेंटल पार्टिकल हैं या ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से किसी भी कण में अगर बात करें तो द्रव्यमान आ जाता है, ठीक है। ये मैं कुछ पीछे की चीजों को जोड़ जोड़कर आपको यहां पर चीजें बता रहा हूं। और ये प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, हिग बोसॉन, ये सब क्या करते हैं, आपस से मिलकर एक हिग फील्ड्स का निर्माण करते हैं। जहां पर ये सारी चीजें मिलती हैं, हिग बोसॉन पार्टिकल्स, ओके, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स के साथ मिलकर ये एक हिग्स फील्ड होती हैं। और हिग्स फील्ड्स के अंदर आपको क्या दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, है ना, बोसॉन, सब चीजें आपको एक साथ मिलती हुई नजर आ रही हैं। और आगे बढ़िएगा, लेप्टॉन्स 6 तरह के होते हैं, और आपने अभी देखा था चार्ज लेप्टॉन्स और न्यूट्रल लेप्टॉन्स, उसकी चर्चा अब हम नहीं करेंगे, मैंने आपको ऑलरेडी एलिमेंट्री पार्टिकल्स दिखा दिया था। लेप्टॉन्स, अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो बहुत ही स्टेबल लेप्टॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो बहुत ही स्टेबल लेप्टॉन्स होते हैं, ओके। और यही क्वार्क्स, लेप्टॉन ऐसा मिलकर एटम का निर्माण करते हैं, जो आप समझते हैं। हम लोगों ने अभी एक चीज के बात की थी, जहां डब्ल्यू बोसॉन, जेड बोसॉन की चर्चा की थी, और मैंने ग्लूऑन की चर्चा की थी। बोसॉन्स जो 2 तरह के हैं, आपने देखा था अभी, वेक्टर बोसॉन होते हैं और स्केलर बोसॉन होते हैं। वेक्टर बोसॉन 4 तरह के हैं, ठीक है, जिसमें आप लोगों ने फोटॉन्स, डब्ल्यू बोसॉन, जेड बोसॉन, जेड बोसॉन और ग्लूऑन देखा था, डब्ल्यू बोसॉन और जेड बोसॉन और ग्लूऑन देखा था, ठीक है। आपको यही बता दूं, जरा आगे देखिएगा, मैं आपको समझा रहा हूं, इधर देखिए। डब्ल्यू और जेड बोसॉन जो होते हैं, मैंने अभी बोला था ये क्या करते हैं, ये वीक इंटरेक्शन रखते हैं, वीक न्यूक्लियर इंटरेक्शन रखते हैं, ओके। इसी वजह से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन इसी वीक इंटरेक्शन से जुड़े होते हैं। आपने देखा होगा ये न्यूक्लियस है, उसके बाहर इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच जो अट्रैक्शन है, जो बंधा हुआ है, वही बोसॉन्स पार्टिकल की वजह से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से बंधे हुए हैं अपनी कक्षा में। लेकिन ग्लूऑन्स जो होते हैं,
ग्लूऑन्स जो होते हैं ये बहुत ही ज्यादा ग्लू मतलब चिपकने वाले, तो बहुत ज्यादा चिपकने वाले हैं, ये बहुत ही स्ट्रांग फोर्सेस होते हैं, स्ट्रांग न्यूक्लियर इंटरेक्शंस होते हैं, इसीलिए ये बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। और जिनके बीच में ये पाए जाएंगे वो बहुत ही स्ट्रांग बाइंडिंग होगी। जो आप न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखते हैं ये बहुत ही स्ट्रांग बाइंडिंग के साथ होते हैं, इसीलिए न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बहुत ही स्ट्रांग बाइंडिंग के साथ जुड़े होते हैं, क्योंकि उनके अंदर ग्लूऑन्स होता है जो जोड़कर रखता है। ओके, और स्केलर बोसॉन मैंने बोला था, स्केलर बोसॉन को ही हम लोग हिग्स बोसॉन भी कहते हैं। ओके, कुल टोटल एलिमेंट्री पार्टिकल्स आपने कितना देखा? 17 एलिमेंट्री पार्टिकल्स आपने देखे थे। हाउ मेनी एलिमेंट्री पार्टिकल्स यहां पर आपने देखा? ये देखे एलिमेंट्री पार्टिकल्स आपने कुल कितना देखा? 17। इधर 6 दिखे, 3 इधर देखा 9, 3 इधर 12, 4 इधर 4 16 और एक इधर आपको देखा 17। ये 17 आपके टोटल एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। और इन्हीं 17 एलिमेंट्री पार्टिकल से होकर क्या होता है? पूरा का पूरा स्टैंडर्ड मॉडल जो है इन्हीं 17 एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बेस पर ब्रह्मांड को समझाने की कोशिश करता है, जिसकी चर्चा हम पीछे कर चुके हैं। ठीक है, और इन्हीं से चलकर दुनिया के सारे जो एटम्स हैं और उन एटम्स वगैरह के अंदर के जो इंटरेक्शंस हैं, ओके, वो सबके सब पूरे होते हैं। और यही 17 जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स है पूरे ब्रह्मांड के निर्माण करता है। ग्रेविटी के लिए भी एक पार्टिकल है जिसके बारे में बोला जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा उसके बारे में प्रूफ नहीं है, जिसको बोलते हैं ग्रेविटॉन। ग्रेविटॉन एक ऐसा एलिमेंट्री पार्टिकल है जिसकी वजह से ग्रेविटी, गुरुत्व बल पाया जाता है, लेकिन यह हाइपोथेटिकल वैल्यू है, इसके बारे में बहुत ज्यादा अभी क्लियरिटी नहीं मिली है। यानी गुरुत्व बल होने के पीछे भी कोई ना कोई एक फंडामेंटल पार्टिकल है, एलिमेंट्री पार्टिकल है, जिसका नाम ग्रेविटॉन है। ओके, लेकिन इसको बहुत ज्यादा अभी पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए इसको 17 के अंदर नहीं रखा गया है। तो एक मिसलेनियस टाइप से, इसलिए मैंने इसको नोट्स के फॉर्म में लिया है। अब आपको मैं बताऊं बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स के बारे में, जरा सुनिएगा। ये कहता है, बोस आइंस्टाइन कहता है कि अगर बहुत कम टेम्परेचर हो जाए, ओके, और इतना कम हो जाए करीब करीब एब्सोल्यूट जीरो के आसपास चले जाए, तो जितने भी पार्टिकल्स किसी सिस्टम में होते हैं वो सब कंडेंस होकर किसी एक स्टेट में आ जाते हैं, और यही कहलाता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। यानी अगर बहुत कम टेम्परेचर कर दें और उस कम टेम्परेचर पर कोई भी कितने भी पार्टिकल हों, सब के सब एब्सोल्यूट जीरो तक ला दें, तो सारे के सारे पार्टिकल्स होते हैं आपस में मिलकर एक ही अवस्था में आ जाते हैं। इसी को बोला जाता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। 1924 के आसपास जाकर इस तरह के बारे में पता चला, इस तरह की चीजें पुष्टि हुई, लेकिन उस समय इतनी सारी तकनीकियां नहीं थी, इतने पैसे नहीं थे कि इस चीजों को प्रूफ किया जा सके। आगे चलकर 1995 में कुछ वैज्ञानिक थे, उनका नाम था एरिक कॉर्नेल और कार्ल वीमैन। रुबिडियम लिया था, रुबिडियम एटम को लिया, बहुत ज्यादा सुपर कूल टेम्परेचर ले गए, नैनो केल्विन तक ले गए, ओके, और वहां पर उन्होंने बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन को प्रूफ करने की कोशिश की, और उन्होंने देखा कि लिटरली जो बात पहले थियरी के फॉर्म में बोली गई वो चीज यहां प्रैक्टिकल के फॉर्म में सही हुआ। और आगे चलकर 2001 में इन दोनों वैज्ञानिकों एरिक कॉर्नेल और कार्ल वीमैन को वोल्फ्गैंग कैटली के साथ नोबेल प्राइज दिया गया, फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया। तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, ये सब चीजें थोड़ा क्लियर रखेंगे। तो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के बारे में अगर बात करें तो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स क्या होता है इसके बारे में हमने देख लिया था। ओके, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करता है। क्वांटम स्टैटिस्टिक्स के बारे में फिर एक बार चलते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि ये शब्द काफी चीजें इसमें ऐसी हैं जो आपको पहली बार सुनाई देती हैं। क्वांटम स्टैटिस्टिक्स की चर्चा करता है। क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में की जो प्रॉपर्टीज हैं उसके अंदर बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स आता है, जो कॉन्सेप्ट ऑफ डिजनरेसी को फॉलो करते हैं, और जो पार्टिकल बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स को फॉलो करते हैं उनको बोसान का नाम दिया जाता है। जो पार्टिकल फर्मी डायरेक्ट स्टैटिक्स का फॉलो करते हैं उनको फर्मियंस बोला जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। ओके, फाइन। बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स जो होते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिजनरेसी को फॉलो करते हैं। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ओके, और आगे आते हैं, इधर आइए। बोसॉन नाम जो है सबसे पहले जो दिया है वो एक फिजिसिस्ट थे, उनका नाम था पॉल डायरेक, पॉल डिराक या पॉल डायरेक, कुछ भी बोलिए, पॉल डिराक वैसे बोला जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले बोसान शब्द की ओरिजिन की और बोला जो बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स के नियम कानून को फॉलो करते हैं
वो पार्टिकल बोसॉन पार्टिकल है। ओके, उन्होंने अपनी थियरी दी। और सबसे बड़ी बात बताऊं कि ये फिजिक्स का एक रिवॉल्यूशन है, बोसॉन के बारे में स्टडी करना, बोसॉन की जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसी की मदद से पार्टिकल फिजिक्स की जो मॉडलिंग हुई है, कण भौत की उत्पत्ति हुई है, कण भौत की इसी के दम पर आई है। जहां पर हम लोग गार्ड पार्टिकल की चर्चा करते हैं, गार्ड पार्टिकल की समझ विकसित हो पाई है। और कहीं ना कहीं जो स्टैंडर्ड मॉडल जो दिया गया था पार्टिकल फिजिक्स में को डिस्क्राइब करने में, ब्रह्मांड को समझने का स्टैंडर्ड मॉडल दिया गया, उसकी इस बोसॉन के द्वारा पुष्टि होती है। ओके, और सुनिएगा, बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स जो आपके पेपर है, मुख्य परीक्षा का प्रश्न रहा है। तो बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स क्या होता है ये आप समझ चुके हैं। ये स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स को प्रूफ करने की, इंप्रूव है ना, हेल्प करता है, मदद करता है, समझने की कोशिश करता है। तो इसके बारे में क्या क्या लिखेंगे? हिग्स बोसॉन पार्टिकल या गार्ड पार्टिकल की समझ विकसित हो पाती है। ठीक है, और आगे बढ़िएगा। लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर जो एक्सपेरिमेंट किया गया है, ओके, जो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर जो एक्सपेरिमेंट हुआ है, जिसको हम सर्न के नाम से जानते हैं, सर्न के अंदर एक कोलाइडर बनाया गया। सर्न एक लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट है जो स्विस फ्रांस बॉर्डर नियर जर्मनी, यूरोप के अंदर यह अनुप्रयोग किया गया, और जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा एक्सेलेरेटर बनाया गया, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सेलेरेटर और कोलाइडर, ठीक है, जिसका नाम लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर रखा गया, जो 27 किलोमीटर की लेंथ का था, जिसकी चर्चा इसके ठीक पहले के वीडियो में किया जा चुका है। 27 किलोमीटर की लेंथ का था। ठीक है, और यहां पर हम लोगों ने लिटरली गार्ड पार्टिकल की खोज की। तो जो पीटर हिग्स ने जो बोला था, ओके, और उसके पहले सत्येंद्रनाथ बोस ने जो बोला था, उस चीज की पुष्टि यहां हुई है। और पीटर हिग्स को नोबेल प्राइज भी मिला है 2013 का, जिसकी चर्चा भी मैंने पीछे की वीडियो में किया था। लेकिन सत्येंद्रनाथ बोस को किसी भी तरह का प्राइज नहीं मिला। बाद में भारत सरकार ने सत्येंद्रनाथ बोस को भारत का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जिसको हम क्या कहते हैं, पद्म विभूषण, उससे नवाजा गया। ठीक है, और समझिएगा, लास्ट में सर्न वैज्ञानिकों ने जो डिस्कवरी की है उसमें गार्ड पार्टिकल मिला है, और कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड मॉडल की समझ और ज़्यादा विकसित हो पाई है, जिसकी मदद से हम ब्रह्मांड को समझ सकते हैं। तो ये कुल फैक्चुअल डेटा है पूरी तरह से बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को, जो आपको याद रखने पड़ेंगे। यहाँ पर आपके पास कोई और ऑप्शंस नहीं है। जितने भी फैक्चुअल डेटा आपको दिए हैं आप उन्हें याद रखिएगा। ठीक है दोस्त, यहीं पर बंद करते हैं। ये छोटा सा वीडियो है, और ये आपके पेपर में आंसर भी लिखने को आया था, तकरीबन शायद 200 वर्ड्स के थे। तो आपके पास पूरा अच्छा खासा पॉइंट है, अब आप इस चीज़ों को आसानी से लिख सकते हैं। थैंक यू गाइस, अपना ख्याल रखिए। अगले वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगा।